आइए तो अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान जब जो है उसके चरण या सोपान क्या है। यानी जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो उसमें किस किस स्टेप्स हैं, हम किस किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किन किन चरणों को हम पार करेंगे, कौन कौन से सोपानों के माध्यम से जो है हम एक्शन रिसर्च अपनी पूरी करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में हैरोल्ड एंडरसन ने अपनी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो 1951 में पब्लिश हुई थी, उसमें क्रियात्मक अनुसंधान के जो है वो 8 चरण बताए हैं। यानी 8 स्टेप्स में हम किसी भी क्रियात्मक अनुसंधान को मुकम्मल या कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 8 स्टेप्स क्या है। पहला जो चरण है या पहला जो सोपान है वो है समस्या का चयन। सबसे पहले हम समस्या का चयन करेंगे, क्योंकि अगर हमें समस्या ही हमारे समक्ष नहीं होगी तो फिर हम क्रियात्मक अनुसंधान किसके लिए करेंगे। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य होता है वो किसी व्यवहारिक समस्या का निदान खोजना होता है। तो समस्या होगी तो उसका निदान किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समस्या का चयन करते हैं जिस पर हमें शोध करना है। दूसरा नंबर आता है समस्या को परिभाषित करना। देखिए, समस्या को परिभाषित करने से तात्पर्य यह है कि पहले आप समस्या की प्रकृति और समस्या के कारणों का विश्लेषण अच्छी तरह से कर लें। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि समस्या का स्तर क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या के पीछे जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, किन कारणों से समस्या, कोई भी समस्या जो है वो उस समस्या का एक कारण या एक से अधिक कारण हो सकते हैं, तो आपको उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक आप समस्या के कारणों के बारे में नहीं जानेंगे आप उसके निदान पर कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि हर समस्या के जो कारण हैं वो अलग अलग होंगे और हर कारण जो है वो अलग प्रकृति का होता है। तो जिस प्रकृति का कारण है उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार आपको उस कारण का निवारण और उसकी कार्यविधि जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। तो इसलिए समस्या को परिभाषित करना पड़ेगा और उसके कारणों का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। उसके पश्चात तीसरा सोपान आता है अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्य का निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण करना। यानी जो आप अनुसंधान कर रहे हैं, ये जो अनुसंधान प्रस्तावित है आप करने वाले हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, आप ये अनुसंधान क्यों करना चाहते हैं, ये अनुसंधान क्यों आवश्यक है, विद्यालय को या कक्षा को या छात्रों को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस सोपान में लिखेंगे, तय करेंगे। उसके पश्चात क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना। क्रियात्मक परिकल्पना से तात्पर्य हमारा ये है कि जब हम किसी समस्या का चयन कर लेते हैं, हमने समस्या का चयन कर लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, तो समस्या के विश्लेषण के पश्चात हम उस समस्या के निवारण के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि भाई इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समस्या है कि बच्चों का उच्चारण शब्दों का शुद्ध नहीं है, तो आपने एक एक्शन प्लान बनाया कि मैं बार बार उन विशेष शब्दों को प्रैक्टिस के माध्यम से, पहले टीचर उसका उच्चारण करेगा फिर बच्चे उसका उच्चारण करेंगे, इस प्रकार से, इस माध्यम से, एक प्रैक्टिस के माध्यम से जो है मैं उच्चारण ठीक करवाऊंगी। तो ये आपका कार्यविधि हो गई। तो इस कार्यविधि के माध्यम से जब आप इस समस्या का समाधान करेंगे, 20 दिन 25 दिन जब आप इस कार्यविधि को अप्लाई करेंगे बच्चों पे, तो उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो बच्चे जिनके ऊपर आपने अनुसंधान किया है, जिनके ऊपर आपने अपनी कार्यविधि अप्लाई की है, या तो उन बच्चों का उच्चारण ठीक हो जाएगा या फिर उच्चारण ठीक नहीं होगा। यानी आपका जो कार्य योजना है, आपका जो एक्शन प्लान है, उसके माध्यम से या तो वो समस्या ठीक हो जाएगी या फिर ये भी हो सकता है वो समस्या ठीक ना हो, जस्ट की तस रहे, या ये भी हो सकता है कि कुछ हद तक ठीक हुई लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आया। तो इस संदर्भ में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो इस संदर्भ में आप कल्पना करेंगे, आप विचार करेंगे कि आपका जो एक्शन प्लान है जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उससे या तो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है या फिर रिजल्ट ज़ीरो हो सकता है, नल हो सकता है, कि कोई चेंज नहीं आया या फिर चेंज बहुत कम आया, जिसको हम नेगेटिविटी की श्रेणी में ही रखेंगे, ज़ीरो की श्रेणी में रखेंगे। तो हम यहाँ परिकल्पना करते हैं कि मान लीजिए उच्चारण वाली बात को हम लें कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बच्चों का उच्चारण दुरुस्त करने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, तो उससे बच्चों का उच्चारण ठीक हो जाएगा। एक परिकल्पना तो हम ये करेंगे कि टीएलएम के माध्यम से, मान लीजिए आप गणित की बात करें कि गणित में जो है वो बच्चे जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने किसी प्रकार का टीएलएम यूज़ करके गणित की जोड़ में उनकी
प्रैक्टिस करवा के उनको जो है गणित की जोड़ सिखा रहे हैं आप, और आप उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चे सीख जाएंगे। तो इसमें हम परिकल्पना बनाएंगे कि टीएलएम के माध्यम से बच्चों को 2 अंकों की जोड़ का अभ्यास करवाने पर बच्चों में जोड़ की समझ विकसित हो जाएगी। ये पहली परिकल्पना। और दूसरी परिकल्पना आप करेंगे कि टीएलएम के माध्यम से बच्चों को जोड़ सिखाने का प्रयास जो हमने किया उसके माध्यम से जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों में जोड़ की समझ उत्पन्न नहीं होगी। तो एक परिकल्पना पॉजिटिव हो जाएगी कि इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाने पर जो है हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और या फिर नहीं होगा। तो ये कहलाता है हमारा परिकल्पना। इसको परिकल्पना इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हमने एक्शन प्लान अप्लाई नहीं किया है, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास करना। तो जब भी कोई समस्या आपके सामने आती है तो मौखिक रूप से हम सिर्फ कह देने से हम उस समस्या को बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि समस्या का स्वरूप कितना है, वो कितनी उसकी इंटेंसिटी और उसकी तीव्रता कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उपकरण बनाते हैं ये जानने के लिए कि समस्या किस प्रकार की है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये उपकरण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चों का साक्षात्कार करें, आप बच्चों का ऑब्जर्वेशन करें, आप बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट या उनकी परीक्षा लेकर आप जो है इस समस्या को जान सकते हैं। मान लीजिए गणित में 2 अंकों के जो सवाल है, जोड़ के सवाल हैं, वो बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे। तो इस बात को जानने के लिए कि उसकी तीव्रता कितनी है और कितने बच्चे हैं ऐसे जो नहीं कर पा रहे हैं और कितने ढंग ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप एक प्रश्न पत्र का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। उस प्रश्न पत्र के अंदर जो है आप बच्चों को गणित के 2 अंकों के गणित की जो जोड़ के सवाल है वो आप उनको दे देंगे। मान लीजिए आपने 10 प्रश्न दे दिए और आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों से आपने 10 प्रश्न करवाए। अब आप ये देखेंगे कि उन बच्चों के कितने अंक आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है, जो अनुसंधान से पूर्व हम करते हैं और समस्या की तीव्रता का पता लगाने के लिए करते हैं, उसको पूर्व टेस्ट कहते हैं। तो पूर्व टेस्ट का जो उपकरण है हमारा वो क्या हो गया, प्रश्न पत्र हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से जब आप इस समस्या का समाधान, इस समस्या के ऊपर उपचारात्मक कुछ क्रियाकलाप करेंगे, उन क्रियाकलापों को करने के पश्चात, उस एक्टिविटी को करने के पश्चात आप एक टेस्ट और लेंगे जिसको हम कहते हैं पश्च टेस्ट, यानी पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट लेने के बाद आप लेंगे पोस्ट टेस्ट, और पोस्ट टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो एक्टिविटी की बच्चों के ऊपर, उस एक्टिविटी के माध्यम से जो है बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन आया, वो पोस्ट टेस्ट आपको बताएगा। अगर प्री टेस्ट में बच्चों के 3 नंबर 4 नंबर आ रहे हैं और उन्हीं बच्चों के आपकी एक्टिविटी के बाद 7 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव चेंज आया है बच्चों में, और जो गणित की समस्या थी जोड़ की, उस समस्या का निदान काफ़ी हद तक हो गया। ये हमें पोस्ट टेस्ट से पता चलेगा। तो पोस्ट टेस्ट भी मान लीजिए हम प्रश्न पत्र की मदद से ही लेते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा उपकरण। तो आपको तय करना पड़ेगा किन उपकरणों के माध्यम से आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेंगे, और जो आपकी गतिविधियां हैं, क्या उन गतिविधियों में भी आप किसी प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो टूल्स क्या होंगे, मान लीजिए आप फ्लैश कार्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे, या आपने कहा मैं चार्ट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो ये चार्ट्स और टूल्स, चार्ट्स और ये फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी आपके टूल्स कहलाएंगे जो आपके क्रियात्मक अनुसंधान में सहायक होंगे। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि मेरे उपकरण कौन से होंगे। इसके पश्चात योजना का क्रियान्वयन, यानी आपने जो योजना बनाई है उस समस्या के समाधान की योजना को आप क्लास में लागू करेंगे। 20 दिन 25 दिन जितना भी समय आपको दरकार है, उसको कहते हैं हम योजना का क्रियान्वयन। और योजना के क्रियान्वयन के बाद आप लेंगे पोस्ट टेस्ट, और पोस्ट टेस्ट से आपको क्या मालूम हासिल होगा, प्रदत्त का विश्लेषण। इससे आपको जो है आंकड़े मिलेंगे, दत्त मिलेंगे। पोस्ट टेस्ट से आपको दत्त यानी आंकड़े मिलेंगे, और इन आंकड़ों का, इन प्रदत्तों का आप क्या करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके उसके ब्याह पर निष्कर्ष निकालेंगे कि जो क्रियाविधि हमने की, जो क्रियान्वयन हमने किया जिस भी गतिविधि का, उसके माध्यम से समस्या का हल कितने प्रतिशत जो है वो प्रभावी रही, वो समस्या को हल करने में ये आपकी क्रियाविधि।
तो ये तत्वों का विश्लेषण करके हम इसको निष्कर्ष निकाल लेंगे। और अगला जो भाग है वो है अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना। इस सारी गतिविधि को, इस सारे एक्शन रिसर्च की जो भी स्टेप्स आपने लिए, इस सब को जो है एक प्रतिवेदन के रूप में जो है हम लिखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि दूसरे लोगों के भी अगर किसी के सेम समस्या है स्पेसिफिक, हालांकि ये कहा जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो अपने विशिष्ट प्रकार का अनुसंधान होता है। वो जिस कक्ष के लिए या जिस भी जनसंख्या क्षेत्र के लिए किया गया वो उसी पर लागू होता है। तो दूसरों के लिए ये फ्रूटफुल हो भी सकता है और आवश्यक नहीं है कि सभी के लिए फ्रूटफुल हो, लेकिन फिर भी ये जो अनुसंधान का प्रतिवेदन है हम इसको तैयार करेंगे और तैयार करके हम अपनी संबंधित डाइट में इसको जमा करेंगे ताकि इसको काम में लिया जा सके। तो ये इस प्रकार ये 8 सोपान, जनरली 8 सोपान जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के होते हैं।